subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मौसमन विद ड्राइंग डॉक्टर ऑफ फार्मेसी। तो स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट किया हुआ था चैप्टर नंबर 10, जो क्लास 10 का चैप्टर नंबर 12 डेट इज़ कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, और इसमें हम टॉपिक पढ़ रहे थे एंडोक्राइनोलॉजी। पहले हमने पिट्यूटरी ग्लैंड उसको कवर कर लिया। आज हम कवर करेंगे थायराइड ग्लैंड को। इसके बारे में हम इसके लेक्चर लेंगे, इसमें इंट्रोडक्शन, इसके फंक्शंस, हार्मोन्स, उनका फंक्शंस, और इसके बाद इसकी डिजीज़ कौन कौन सी हो सकती हैं अगर थायराइड ग्लैंड सही से प्रॉपर्ली वर्क ना करे। तो इस सब को हम डिटेल में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। स्टूडेंट, हम स्टार्ट करते हैं थायराइड ग्लैंड से। थायराइड ग्लैंड हमारा टॉपिक, थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड में इसको स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन लेते हैं। इंट्रोडक्शन के अकॉर्डिंग हम थायराइड ग्लैंड का इंट्रोडक्शन लेते हैं कि ये कहाँ प्रेजेंट है, इसका वेट क्या है, इसके अंदर कौन कौन से सेल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, थायराइड ग्लैंड के में हम कहते हैं कि ऐसा ग्लैंड जिसमें 2 लोब्स प्रेजेंट होती है, मतलब इसके अंदर 2 लोब्स प्रेजेंट होती हैं, और वो लोब्स आपस में ज्वाइन कैसे होती हैं, इस्थमस के ज़रिए। इस्थमस एक स्ट्रक्चर होता है जो 2 लोब्स को आपस में ज्वाइन करता है, मतलब ये लोब्स की फॉर्म में थायराइड ग्लैंड हमारे बिलो द लैरिंग्स ये प्रेजेंट होता है, यानी कि आपका लैरिंग्स, आपका वॉइस बॉक्स जो है उसके अंडर ये बिलो जो है ये थायराइड ग्लैंड हमारा प्रेजेंट होता है। देन स्टूडेंट्स, इसका वेट की अगर हम बात करते हैं कि थायराइड ग्लैंड का वेट क्या है, तो हम कहते हैं 20 से 40 ग्राम। अडल्ट्स में इसका वेट अगर आप इसका कैलकुलेट करना चाहो, मेजर करना चाहो, तो 20 से 40 ग्राम इसका वेट आप अडल्ट्स में कैलकुलेट कर सकते हो। देन स्टूडेंट्स, इसके अंदर ये क्या मतलब किससे मिलके बना होता है, कॉन्स्टिट्यूट किससे करके बना होता है, तो हम कहते हैं ये इस तरह सेल्स होते हैं। ये जो इस तरह जो सेल्स होंगे इन्हें हम कहते हैं फॉलिकल्स, मतलब इन फॉलिकल्स के अंदर हमारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि इस तरह होते हैं। इस तरह सेल्स प्रेजेंट होते हैं फॉलिकल्स के अंदर। सेम इज द केस, फॉर एग्जांपल ये भी फॉलिकल्स हैं। अब ये जो दरमियान में इस साइड पे ये सेल्स होते हैं इन्हें हम कहते हैं पैराफोलिकुलर सेल्स। अब ये जो ये वाले सेल्स हैं इन्हें हम कहते हैं फॉलिकल सेल्स, फॉलिकल सेल्स, और जो ये वाले सेल्स हैं इन्हें हम कहते हैं पैराफोलिकल सेल्स। अब स्टूडेंट्स, ये पैराफोलिकल सेल्स जो हैं फॉलिकल सेल्स के दरमियान में प्रेजेंट होते हैं। अब फॉलिकल सेल्स जो हैं इनका फंक्शन क्या है कि इन्होंने जो हार्मोन्स रिलीज करवाने होते हैं उन हार्मोन्स को हम कहते हैं T3 एंड T4। ये हार्मोन्स हैं जो कि फॉलिकल सेल्स रिलीज करवाते हैं। T3 को हम कहते हैं ट्राई आयोडोथायरोनिन, और T4 को हम थायरोक्सिन भी कहते हैं। जो पैराफोलिकुलर सेल्स हैं ये जो हार्मोन रिलीज करवाते हैं इसे हम कहते हैं कैल्सीटोनिन। अब स्टूडेंट्स, हम बारी बारी इनका स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, इसका फंक्शंस पढ़ते हैं। T3 T4 स्ट्रक्चर के लिहाज से इसमें 3 आयोडीन मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसके अंदर 4 आयोडीन मॉलिक्यूल्स, आयोडीन डेरिवेटिव्स प्रेजेंट होते हैं। अगर आपकी बॉडी के अंदर आयोडीन की कमी हो जाती है, आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो जो थायराइड ग्लैंड है वो अपने हार्मोन्स नहीं बना पाएगा, क्योंकि आयोडीन डेरिवेटिव से ही ये हार्मोन्स मिलकर बनते हैं। इस वजह से हम एक कहते हैं कि सॉल्ट जो है वो आयोडाइज्ड सॉल्ट यूज़ करें, यानी कि आपका जो सॉल्ट आप डेली सॉल्ट यूज़ करते हैं अपने फूड वगैरह में वो आयोडाइज्ड होना चाहिए। इससे ये होगा कि थायराइड ग्लैंड की डेफिशिएंसी नहीं होगी, क्योंकि ये मेजर और बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है आपकी बॉडी का। अभी आपको मैं फंक्शंस बताऊंगी तब आपको पता चलेगा कि आपकी बॉडी के ऑलमोस्ट 50 से 60% फंक्शंस जो हैं वो थायराइड ग्लैंड कॉन्स्टिट्यूट कर रहे होते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम इसका पढ़ते हैं थायराइड। अगर हम इसकी T3 की बात करें ना, तो ये अगर ये कितना प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी में, कितना प्रेजेंट होता है, ये रेट ऑफ सिक्रीशन क्या है, तो डेली की अगर हम बात करते हैं, डेली रेट ऑफ सिक्रीशन क्या है, तो हम कहते हैं 4 से 5 माइक्रोग्राम पर डे ये डेली सिक्रीट होता है हमारी बॉडी के अंदर। और जो T4 जिसे हम थायरोक्सिन भी कहते हैं, ये वाला हार्मोन जो है ये 80 से 90 माइक्रोग्राम पर डे डेली सिक्रीट होता है। मतलब ये इनकी रेट ऑफ सिक्रीशन है। मैं लिख देती हूँ, रेट ऑफ सिक्रीशन, यानी कि डेली ये किस तरह 4 से 5 माइक्रोग्राम पर डे जो है ये T3, और
80 से 90 माइक्रोग्राम पर डे T4 ये डेली सिक्रीशन होती है। देन स्टूडेंट्स हम इनके फंक्शंस पढ़ते हैं। हाँ, हम इसका हार्मोन का मोस्टली फंक्शन यूजली हम पढ़ते होते हैं। थायरॉक्सिन भी जिसे कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस है। इसके हम फंक्शंस जो हैं वो डिटेल में पढ़ते हैं। फ्रेंड्स फंक्शंस को स्टार्ट करते हैं। अब हम थायराइड ग्लैंड में थायरॉक्सिन जो है मोस्टली उसके फंक्शंस पढ़ते हैं। तो थायरॉक्सिन का ज़्यादातर फंक्शन जो है वो थायरॉक्सिन के एज़ कम्पेयर टू T3। तो हम T4 यानी कि थायरॉक्सिन के फंक्शंस को स्टार्ट करते हैं। तो हम कहते हैं कि बेसल मेटाबॉलिक रेट। स्टूडेंट्स हमारे बेसल मेटाबॉलिक रेट यानी कि आपकी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म, जब आप फूड लेते हो तो वो किस तरह मेटाबोलाइज होता है, उसका रेट को हम कहते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब एक हेल्दी पर्सन में ये डिफरेंट होता है और एक डिजीज़्ड पर्सन जिसके अंदर डिजीज़ होती हैं बहुत ज़्यादा, उसका रेट ये कम हो गया होता है, जिसकी वजह से पेशेंट के अंदर बहुत से डिजीज़ जो हैं वो फर्दर होते हैं जो कि मेटाबॉलिज्म के रिलेटेड होते हैं कि आपका फूड जो है मेटाबोलाइज नहीं हो पा रहा सही तरह से। अब थायरॉक्सिन जो है उसका काम ये होता है कि उसने, इसे हम BMR भी कहते हैं। थायरॉक्सिन का काम ये है कि उसने हमारा BMR यानी कि हमारा बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है इसको इंक्रीज़ करना होता है। ये हमारा बेसल मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज़ कर देता है हमारी बॉडी के अंदर। कैसे इंक्रीज़ करता है? हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म इसको इंक्रीज़ करता है। जब बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म इंक्रीज़ हो जाएगी, आपका फूड की कन्वर्जन, आपका फूड का कन्वर्ट होना, उसका पीसीस में कन्वर्ट होना, देन डाइजेस्ट होना, ये सारे प्रोसेसेस वगैरह जब ये इंक्रीज़ होने लग पड़ेंगे और इसके साथ साथ आपकी ऑक्सीजन की कंजप्शन जो है वो भी इंक्रीज़ होने लग पड़ती है इसके थायरॉक्सिन की वजह से। मतलब ये आपकी बॉडी के अंदर आपका मेटाबॉलिज्म रेट जो है इसको इंक्रीज़ कर देता है। आपकी ऑक्सीजन की कंजप्शन जो है यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी के अंदर ऑक्सीजन यूज़ होना, इसको भी इंक्रीज़ कर देता है। ये चीज़ें इंक्रीज़ होती हैं थायरॉक्सिन की। अब ये जो बेसल मेटाबॉलिक रेट BMR को इंक्रीज़ करता है लेकिन कुछ सेल्स में करता है, मतलब आपके ब्रेन के अंदर ये इंक्रीज़ नहीं करता। अगर आप बात करो ना ब्रेन के अंदर आपका मेटाबॉलिज्म रेट, तो ब्रेन में भी नहीं करेगा, लंग्स में भी नहीं करता, इसके अलावा हमारे आई में जो रेटिना होता है वहाँ भी नहीं करता। मतलब ये 2-3 एक्सेप्शंस हैं जहाँ ये बेसल मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज़ नहीं करता। इसके अलावा जितने भी सेल्स हैं उनमें ये इंक्रीज़ कर देता है। नेक्स्ट वाला अगर हम बात करते हैं तो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। ये प्रोटीन को मेटाबोलाइज्ड करने में बहुत हेल्प करता है। मतलब प्रोटीन की सिंथेसिस को इंक्रीज़ कर देगा, ट्रांसलेशन ज़्यादा, ट्रांसक्रिप्शन ज़्यादा। ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन फर्दर चैप्टर्स जो आएंगे उनमें हम पढ़ेंगे कि वो क्या होते हैं। फिलहाल आपको बताऊंगी प्रोटीन की सिंथेसिस को इंक्रीज़ कर देता है। मायोकार्डिया के अंदर प्रोटीन्स बनाना, उसको सिंथेसाइज करना, वो भी इंक्रीज़ कर देता है। इनकी प्रोटीन की कैटाबॉलिज्म मतलब कि प्रोटीन को कन्वर्ट करना इनटू स्मॉल पीसेस, ये भी ये इसको प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में भी ये काम भी वो तो ये प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म कैसे इंक्रीज़ करता है कि ये आपकी ग्लूकोज की रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज़ कर देता है। बॉडी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज जो रीअब्जॉर्ब हो, ताकि जो ग्लूकोज आपके बॉडी के अंदर अगर रहेगी तो वो डायबिटीज़ की तरफ ले जाती है। तो इस वजह से ग्लूकोज की रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा से ज़्यादा करेगा कि जितनी ग्लूकोज यूटिलाइज हो सके, ग्लूकोज जितनी रीअब्जॉर्ब हो जाए बॉडी के अंदर उतना ही ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा ये ग्लाइकोजन की फॉर्म में हमारे मसल्स में ग्लूकोज स्टोर होती है, ये उसको भी ग्लूकोज की फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है और फिर उस ग्लूकोज को ये यूटिलाइज कर देता है ताकि बॉडी के अंदर ये ना रहे और डायबिटीज़ का इफेक्ट्स प्रोड्यूस ना करे। तो ये कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म जो है इसमें भी रोल प्ले करता है। फैट मेटाबॉलिज्म में क्या रोल है कि आपकी बॉडी के अंदर अगर फॉर एग्जांपल ये फैट स्टोरेज ड्रॉपलेट्स बने हुए हैं तो थायरॉक्सिन जो है वो थायरॉक्सिन के ऊपर एक्ट करेगा और इनको मोबिलाइज कर देगा, इन ड्रॉपलेट्स को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देगा और ये हमारा फ्री फैटी एसिड जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। ये आपकी फ़ैट स्टोरेज मतलब आपकी बॉडी के अंदर फ़ैट स्टोरेज कैपेसिटी कम कर देता है, आपके मोटापे को ख़त्म करता है। फ़ैट उस जहाँ देखेगा कि फ़ैट बना हुआ है, फॉर एग्जांपल इधर एक ये फ़ैट ड्रॉपलेट्स का क्लस्टर इसने देखा है, इसने T4 ने उसके ऊपर एक्ट करना है और उसको वहाँ से मोबिलाइज कर देना। मतलब ये मॉलिक्यूल इधर, ये उधर, ये इधर, ये इधर, इस तरह मोबिलाइज हो गया, यानी कि मूव कर दिया, उस क्लस्टर को तोड़ दिया। ये काम इसका होता है कि ये फ़ैट को जो है वो स्टोरेज को ख़त्म करता है, जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारे ब्लड के अंदर जब देखो फ़ैट जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा फैटी एसिड्स में,
फैटी एसिड्स, ब्लड के अंदर फैटी एसिड्स की तादाद ज़्यादा हो जाती है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि ये फ़ैट मेटाबॉलिज्म में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हम कहते हैं ये फैटी लीवर बनाता है। कैसे फैटी लीवर बनाता है कि ये जो फैट मॉलिक्यूल्स इसने तोड़े होते हैं, मोबिलाइज किए होते हैं, ये जहाँ इसको नज़र, अगर इनको लीवर नज़र आता है तो ये उधर जाके बाइंड करने लग पड़ते हैं, जिसकी वजह से हमारा लीवर फैट हो जाता है, यानी कि फैटी लीवर बनना जाता है। इनके डिपोजिशन ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स ऑन द लीवर, दैट इज़ कॉल्ड फैटी लीवर। तो ये एक रोल इसका होता है कि ये फैटी लीवर बनाता है। इसके फैटी लीवर के बनाने के साथ साथ इसका एक काम ये है कि इसने ब्लड में से कोलेस्ट्रोल का लेवल इसको कम करना होता है। जैसा कि आपने अक्सर सुना भी होगा कि कोलेस्ट्रोल ज़्यादा हो गया, जिसकी वजह से हार्ट डिजीज़ के होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इनफैक्ट ब्लड प्रेशर काफ़ी ज़्यादा आपका हाई रहने लग पड़ता है कि कोलेस्ट्रोल ज़्यादा हो जाए। तो वो ये काम है कि थायराइड ग्लैंड जो है ये हम कोलेस्ट्रोल को कम करता है। कोलेस्ट्रोल कम, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये हाइपोसिक्रीशन हो गई है, हाइपोसिक्रीशन कहते हैं कि कम सिक्रीट हो रहा है, अगर इसकी कमी हो गई है बॉडी के अंदर तो फिर क्या होगा, फिर एक डिजीज़ है जिसे हम कहते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। इस डिजीज़ में क्या होता है कि हमारा कोलेस्ट्रोल लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं जैसे आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, उधर ये कोलेस्ट्रोल जो है ये इधर डिपोजिशन होने लग पड़ती है, जिसकी वजह से आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज की वॉल्स थिक हो जाती हैं। ब्लड प्रेशर जो है वो ज़्यादा हो जाता है, ब्लड फ्लो करने में मुश्किलात आने लग पड़ती हैं, और ब्लड की कैपेसिटी, वेसल्स की कैपेसिटी के वो ब्लड को फ्लो करवाए वो भी कम हो जाती है। तो ये डिजीज़ होती है अगर ये थायरॉक्सिन इसकी कमी हो जाए बॉडी के अंदर, मतलब हाइपोसिक्रीशन या अंडर सिक्रीशन हम कहते हैं, कमी हो जाना, ये सही से सिक्रीट ना हो पाना, तो उसकी वजह से ये डिजीज़ होने लग पड़ती हैं। ह्यूमन मेटाबॉलिज्म में क्या होता है कि हमें पता है कि हमारे जो थायरॉक्सिन ज़्यादा प्रोड्यूस होगा तो आपके जो इंजाइम्स हैं वो ज़्यादा बनने लग पड़ते हैं, मतलब हमारा इंजाइम्स का फॉर्मेशन जो है वो ज़्यादा होता है। अब इंजाइम्स के फॉर्मेशन के लिए, इंजाइम्स बनाने के लिए बॉडी, तो हमारी बॉडी के लिए इंजाइम्स प्ले वाइटल पार्ट फॉर द बॉडी फंक्शंस। अगर इंजाइम्स ना हो तो आपकी बॉडी के लिए वर्क करना, आपके जो रेट्स हैं वो, आपके जो प्रोसेसेस हैं बॉडी में वो स्लो हो जाएंगे, और ये बहुत जो है मुश्किलात आपके लिए पेश आ सकती हैं। इस वजह से क्या होता है कि वाइटामिन मेटाबॉलिज्म में क्या होगा कि जो इंजाइम फॉर्मेशन, हमारी बॉडी में जो इंजाइम है वो ज़्यादा से ज़्यादा थायरॉक्सिन की वजह से बनते हैं, लेकिन हमें पता है कि उन इंजाइम्स के लिए विटामिन्स की ज़रूरत होती है। अब अगर इसकी सिक्रीशन हाइपर सिक्रीशन हो जाए, फॉर एग्जांपल हाइपर सिक्रीशन, थायरॉक्सिन ज़रूरत से ज़्यादा रिलीज़ होने लग पड़ा है, तो इंजाइम्स ज़्यादा बनेंगे तो विटामिन ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज होगा इन इंजाइम्स को बनाने में, जिसकी वजह से क्या होगा कि विटामिन की डेफिशिएंसी हो जाएगी बॉडी के अंदर। ये विटामिन डेफिशिएंसी हो जाती है विटामिन मेटाबॉलिज्म में जब एंजाइम ज़्यादा बनने लग पड़े हैं, क्योंकि हमारे एंजाइम्स तब ही बनते हैं जब उन्हें विटामिन अवेलेबल होता है। तो विटामिन्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एंजाइम्स की फॉर्मेशन के लिए। तो इस वजह से हम कहते हैं कि ये विटामिन मेटाबॉलिज्म में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और अब थायरॉक्सिन की वजह से बेसल मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा हो जाता है, बॉडी का टेम्परेचर जो है वो भी इंक्रीज़ कर जाता है। अगर इसकी हाइपर सिक्रीशन हो गई है, ज़रूरत से ज़्यादा सिक्रीशन हो गई है, तो बॉडी का टेम्परेचर ज़रूरत से ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाएगा, जो कि एक हार्मफुल इफेक्ट शो करता है। हमारी बॉडी के एंजाइम्स जो हैं उनके लिए भी एक ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए होता है वर्क करने के लिए, तो वो प्रोसेसेस रुक जाते हैं आपकी बॉडी के, जैसे टेम्परेचर को नॉर्मल, यानी कि जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है वो 37.5 डिग्री सेल्सियस होता है बॉडी का। इसको मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है, और ये मेंटेन रखना भी थायरॉक्सिन का काम होता है। लेकिन एक चीज़ ये है कि ये टेम्परेचर को ज़्यादा करता है। कैसे? क्योंकि इसने बेसल मेटाबॉलिक रेट, यानी कि आपका मेटाबॉलिज्म रेट जो है वो इंक्रीज़ करवाना होता है। अब जब भी मेटाबॉलिज्म रेट इंक्रीज़ होता है तो एज ए प्रोडक्ट और एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है, जिसका टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हाई हो जाता है। ये बॉडी के वेट को मेंटेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर थायरॉक्सिन जो है ज़रूरत से ज़्यादा सिक्रीशन हो रही है तो जो आपका वेट है वो कम हो जाएगा। थायरॉक्सिन के ज़्यादा होने से वेट हमारा कम हो जाता है। क्यों वेट कम होता है? क्योंकि मैंने आपको पहले बताया फैट मेटाबॉलिज्म है, ये फ़ैट को मोबिलाइज कर देता है, ब्लड के अंदर कर देता है, जिसकी वजह से जो हमारा फ़ैट है वो नहीं बन पा रहा, तो वेट भी इंक्रीज़ नहीं होगा। तो थायरॉक्सिन के ज़्यादा होने से वेट जो है वो कम होता है। इसके अलावा
वेट भी हमारा कम होता है, देन फैट जो है वो भी कम हो जाता है। इसी तरह अगर थायरॉक्सिन कम रिलीज़ हो तो हमारा वेट ज़्यादा हो जाएगा और जो फैट है वो भी ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि वो क्लस्टर्स बनने लग पड़ेंगे, लिपिड ड्रॉपलेट्स आप कह लें कि फ़ैट ड्रॉपलेट्स कह लें, वो बनने लग पड़ेंगे, जिसकी वजह से आपका फ़ैट जो है वो ज़्यादा डिपोजिशन फ़ैट की ज़रूरत से ज़्यादा होने लग पड़ेगी, जिससे वजह से वेट जो है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा। तो आपकी ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अर्ली स्टेजेस में या फिर जब फीटल डेवलपमेंट स्टेजेस होती हैं, जब बेबी की डेवलपमेंट हो रही होती है, उस स्टेज में अगर ये थायरॉक्सिन वक्त पे रिलीज़ ना हो तो मेंटल रिटार्डेशन हो जाती है। थायरॉक्सिन अगर वक्त पे रिलीज़ ना हुआ हो तो मेंटल रिटार्डेशन हो जाती है। तो इस वजह से ये आपकी ग्रोथ की, आपके सेल्स की ग्रोथ, आपकी बोन्स वगैरह, इन सब की ग्रोथ के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका वक्त पे रिलीज़ होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब फीटल स्टेज यानी कि एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है, बेबी डेवलपमेंट हो रही होती है, तो उन स्टेज पे इसका ग्रो करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देन अगर हम ब्लड की बात करते हैं तो ये ब्लड को इंक्रीज़ करवाता है। ब्लड का वॉल्यूम जो है ना वो इंक्रीज़ हो जाता है। कैसे? ये एरिथ्रोपॉइट्स जो हैं, रेड ब्लड सेल्स जो हैं, उनका प्रोसेस करना, एरिथ्रोपोइसिस जो एक प्रोसेस होता है जिसमें एरिथ्रोसाइट्स आरबीसीज बनते हैं, तो ये आरबीसीज को ज़्यादा से ज़्यादा बनने में हेल्प करता है, जिसकी वजह से ब्लड का वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा हो जाता है। अगर इसका सीवीएस यानी कि हार्ट के ऊपर अगर हम बात करते हैं कि इसका सीवीएस के ऊपर यानी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, आपके हार्ट और ब्लड वेसल्स के ऊपर क्या इफेक्ट है, तो ये हार्ट रेट ज़्यादा कर देता है, हार्ट रेट इंक्रीज़ करवाता है। हार्ट रेट क्यों इंक्रीज़? ब्लड मेटाबॉलिक, मैंने बताया था मेटाबॉलिज्म रेट ज़्यादा होगा, हार्ट रेट ज़्यादा होगा। इसके अलावा फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन ये भी ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से आपका कार्डिक आउटपुट ये भी ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा आपका हार्ट रेट, दिल बहुत तेज़ी से धड़कता है, वो चीज़ है हार्ट रेट, हार्ट बीट वो ज़्यादा हो गई है, हार्ट ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अब अगर कोई पेशेंट जो है जिसको ऑलरेडी हार्ट डिजीज़ हैं और इस सूरत में अगर थायरॉक्सिन ज़रूरत से ज़्यादा रिलीज़ हो रहा है तो वो कार्डिक डिकम्प्रेशन हो जाएगा, मतलब उसकी फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन ज़्यादा, यानी कि उसका दिल ज़रूरत से ज़्यादा पंप करने लग पड़ेगा, कंट्रैक्शन ज़्यादा लगेगी, हार्ट रेट ज़्यादा, एक तो वो पंपिंग ज़्यादा होगी, उसके अलावा कंट्रैक्शन, उसके हार्ट को जो कंट्रैक्ट करना वो एक फ़ोर्स लगाते हैं, फोर्स लगती है हार्ट को कंट्रैक्ट करने में, उसे वो फोर्स लगानी पड़ेगी, जिसकी वजह से एक वो आगे ही ऑलरेडी उसको डिजीज़ होते हैं हार्ट के, इस स्टेज में उसको मज़ीद जो है वो उसका हार्ट के प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, जिसकी वजह से हार्ट फेलियर जैसे इफ़ेक्ट्स जो हैं वो सामने आते हैं। तो इसके अलावा ब्लड प्रेशर भी ये ज़्यादा करता है। ब्लड प्रेशर कैसे ज़्यादा करता है कि मैंने आपको बताया था कि ये आपका मेटाबॉलिक रेट जो है उसको इंक्रीज़ करता है। जब आपका मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज़ हो रहा है, आपका हार्ट रेट ज़्यादा, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन ज़्यादा, कार्डिक आउटपुट ज़्यादा, तो एज अ रिज़ल्ट आपका ब्लड प्रेशर जो है वो भी इंक्रीज़, यानी कि ब्लड प्रेशर में ये दो तरह का, मतलब 120/80 होता है ना नॉर्मल, तो ऊपर वाला जो होता है इसे हम कहते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और जो नीचे वाला होता है इसे हम कहते हैं डायस्टोलिक। तो ये सिस्टोलिक को इंक्रीज़ करता है, डायस्टोलिक के ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं होता, मतलब ये ऊपर वाले के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट करता है। की बात करें तो हम कहते हैं कि ये इनडायरेक्टली रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज़ करता है। कैसे? कि मैंने आपको बताया था कि ये मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज़ करता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की कंजप्शन ये ज़्यादा होती है जब थायरॉक्सिन ज़्यादा रिलीज़ होता है। जब ऑक्सीजन की कंजप्शन होगी तो इसका मतलब एज अ रिज़ल्ट जब आप ऑक्सीजन ज़रूरत से ज़्यादा ले रहे हो तो आप कार्बन डाइऑक्साइड भी तो प्रोड्यूस करोगे, ये भी एक्सेस अमाउंट में रिलीज़ करोगे, तो आपके लंग्स को, जो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उसको ज़रूरत से ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, यानी कि अगर थायरॉक्सिन ज़रूरत से ज़्यादा रिलीज़ हो रहा है तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर एक नेगेटिव इफ़ेक्ट्स भी प्रोड्यूस हो सकते हैं, क्योंकि उन्हें ज़रूरत से ज़्यादा वर्क करना पड़ रहा है। लेकिन अगर वो नॉर्मल अमाउंट में रिलीज़ हो रहा है तो वो उतना ही रेस्पिरेटरी सिस्टम वर्क करेगा जैसे वो नॉर्मली वर्क कर रहा होता है। लेकिन अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा ये रिलीज़ होने की वजह से एक नेगेटिव इफ़ेक्ट्स जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम में वो भी प्रोड्यूस होने लग पड़ते हैं। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट सिस्टम, दैट इज़ डाइजेस्टिव सिस्टम, इसकी अगर बात करें कि डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर इसका क्या इफेक्ट है, तो इसमें यह है कि ये एपिटाइट को इंक्रीज़ करता है।
एपिटाइट यानी कि फूड इंटेक, आपका दिल करता है, आपको बहुत ज़्यादा भूख लगती है, दिल करता है ज़रूरत से ज़्यादा खाना खाने को, ये एक होता है थायरॉक्सिन की वजह से होता है। इसमें आपकी अगर ज़रूरत से ज़्यादा रिलीज़ हो जाए तो इसमें आपको पता भी नहीं चलेगा, आप बहुत ज़्यादा खाना भी खाते जाओगे और वो आपको समझ भी नहीं आएगी कि आप इतना ज़्यादा खाना खा रहे हो और जा किधर आए। ये एक सीन होती है कि ज़रूरत से ज़्यादा रिलीज़ होने की वजह से। अभी हम कहते हैं कि इसका एपिटाइट यानी कि एक बहुत ज़्यादा आपको बहुत शिद्दत की भूख लगने लग पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इसके जो मूवमेंट्स हैं, हमारी जो जीआईटी की मूवमेंट्स, हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम में जो मूवमेंट्स होते हैं वो इंक्रीज़ कर देता है थायरॉक्सिन, जिसकी वजह से एपिटाइट जो है वो ज़्यादा हो जाती है। इसके अलावा एक अगर हम इफ़ेक्ट पढ़ें तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि हमारे जो ब्रेन है उसके ऊपर क्या इफ़ेक्ट है, तो हम कहते हैं ब्रेन की ग्रोथ के लिए और उसके फंक्शन के लिए, नॉर्मल फंक्शंस के लिए थायरॉक्सिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ब्रेन फीटल का जब बेबी डेवलप हो रहा होता है उस स्टेज पे इसको मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये उस स्टेज पे नहीं मिलेगा तो मैंने आपको पहले बताया था कि मेंटल रिटार्डेशन जैसे इफेक्ट्स जो हैं वो सामने आते हैं। इसलिए ग्रोथ के लिए, ब्रेन के सेल्स की ग्रोथ के लिए और उसके फंक्शन के लिए जो है वो नर्वस सिस्टम का होना, जो थायरॉक्सिन का होना जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये आपकी स्केलेटल एक्टिविटी, आपके मूवमेंट, आपकी जो हम मूव कर रहे हैं इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपको ये मूवमेंट के लिए थायरॉक्सिन की ज़रूरत होती है, ये आपके मसल्स को स्टिमुलेट कर देता है, एक्टिवेट करता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मूव कर सकें। देन स्टूडेंट्स, हमारा थायरॉक्सिन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस नॉर्मल पैटर्न को मेनटेन करने के लिए। अगर ये इसकी कमी हो जाती है यानी कि थायरॉक्सिन जो है बॉडी में कम हो जाता है, कम रिलीज होता है, तो जिसकी वजह से सोमनोलेंस यानी कि स्लीपनेस, हर वक्त बंदे को ऐसा लगेगा नींद आती रहेगी उसको, तो अगर इसकी कमी हो जाएगी और अगर ये ज़रूरत से ज़्यादा रिलीज़ होने लग पड़ेगा तो जिसकी वजह से आप लिथर्जी यानी कि थकावट महसूस होगी, टाइट फीलिंग आएगी और आपको मतलब आपको नींद आएगी भी लेकिन आपसे सोया नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके जो इसका काम था, मैंने आपको बताया स्केलेटल मसल में कि ये मसल्स को स्टिमुलेट करता है, उनको एक्टिव कर देता है। जब आपके मसल्स ही, आपका ब्रेन ही एक्टिव रहेगा तो नींद कैसे आएगी? तो ये इसकी वजह से थायरॉक्सिन जैसे ये है कि ये सब चीज़ें जब एक्टिव रखेगा तो फिर आप सोना भी चाहोगे तो आप सो नहीं पाओगे। तो ये एक इफेक्ट होता है कि अगर ये ज़रूरत से ज़्यादा रिलीज़ हो जाए तो। सेक्शुअल फंक्शंस के लिए तो मेल और फीमेल के जो नॉर्मल सेक्शुअल फंक्शन होते हैं उसको मेंटेन करने के लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारे फंक्शंस ऑफ थायराइड ग्लैंड, इसके डिसऑर्डर्स भी मैंने आपको साथ साथ बता दी हैं। देन अगर हम बात करते हैं कैल्सीटोनिन की, जो रिलीज़ होता है हार्मोन थायराइड ग्लैंड से, तो ये है कि ये कैल्शियम लेवल जो है उसको मेंटेन करना इसका काम होता है। ये तब जब कैल्शियम लेवल को ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए, यानी कि इसको नॉर्मल पोजीशन, नॉर्मल जो है एक वैल्यू होती है उसमें रखना, ये वाला काम जो है वो कैल्सीटोनिन का होता है। हमारी बोन्स के अंदर कैल्शियम को मेनटेन करना ये बहुत अहम रोल प्ले करता है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा लेक्चर थायराइड ग्लैंड के ऊपर, इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।